गाइस वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 4। चैप्टर जो हमारा 4 है वो क्या है? ऊष्मा। आज हम जानेंगे ऊष्मा क्या होती है। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जांतों और रेशे से बनाए जाते हैं। आप यहाँ भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए आवश्यक ही उत्सुक होंगे कि विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। सारणी 4.1 में हम सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी होती है जबकि कुछ वस्तुएं गर्म होती है। यह भी हम जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है जबकि कुछ वस्तुएं दूसरे की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी की अपेक्षा अधिक गर्म है? फिर हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय? आइए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दे रखा है, आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को ना छुए। मतलब ये सावधानी है आपके लिए, अगर कोई अधिक गर्म वस्तु है तो आप उसको नहीं छुएंगे। अब हमको यहाँ पर बताना है, जो यहाँ पर एक हमको सारणी दी गई है, इसमें गर्म और ठंडी चीज़ों के बारे में बताना है। आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी। चाय के प्याले में रखी चम्मच कैसी होती है? ठंडी होती है, गुनगुना होती है, गर्म होती है? तो कैसी होती है? वो गुनगुनी होती है। फलों का रस ठंडा होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती, वो भी कैसी होती है? गुनगुनी हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें, अब हमने इस सारणी में देख लिया कौन सी चीज़ गर्म होती है, कौन सी ठंडी होती है। अब हम क्रियाकलाप 4.1 करके देखते हैं। 3 मगों में पानी ताप का अनुभव करना है। अब हम देखते हैं 3 मगों में हम पानी लेते हैं और उसमें ताप का अनुभव करते हैं। 3 बड़े मग अथवा कटोरी लीजिए। इनमें ए बी सी से नामांकित कीजिए। मग ए में ठंडा पानी तथा मग बी में गर्म पानी, कुछ ठंडा और कुछ गर्म मिलाकर सी मग तैयार कीजिए। अब हम देखते हैं अपना जो बायां हाथ है को ए मग में तथा दाएं हाथ को बी मग में डालिए। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक मगों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ मग सी में डुबोइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। बूझों की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता गर्मी विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापन। अब हम ताप मापन कैसे करते हैं? क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था, टेम्परेचर ताप को थर्मामीटर तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से अपने शरीर को ताप को मापते हैं हम उसे क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। कैसे हमको दिखाई देता है? ये हमको यहाँ पर थर्मामीटर दिखाई दे रहा है। ये हमारा डॉक्टर थर्मामीटर है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की एक कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाले यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है जिसे सी द्वारा दर्शाया जाता है। जो हमको यहाँ पर दर्शाया गया वो क्या है? हमारा सेल्सियस स्केल है जिसको हम सी से दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर
से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। क्रियाकलाप हम 4.2 करके देखते हैं। थर्मामीटर से ताप मापना। आइए यहाँ सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमगत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए नोट कीजिए। मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग है, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अथवा 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। अब हम क्या करेंगे, उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी तरह से धोएंगे। धोने के लिए किसी पूतिरोधी रोगाणु रोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहेगा। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक C के साथ व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस से। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। आइए अब हम देखते हैं पहेली को विश्वास दिलाइए कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। अब हम करते हैं क्रियाकलाप 4.3। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों को कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए और इसे प्रेक्षण में जो हमें यहाँ सारणी दी गई है इसमें अंकित करना है। अब हम यहाँ देखते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर के लिए पढ़ने के लिए कुछ सावधानियां आवश्यक है हमारे लिए। थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले उपयोग के पश्चात धोना चाहिए और धोने के लिए हमें एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए। सुनिश्चित कीजिए कि पारे का जो ताप है वो सबसे नीचे होना चाहिए। कितना? 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा से सीधे में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने से यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। अब हमको ये सावधानियां दी गई है। अब हम देखते हैं क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का तापमान जो 37 डिग्री सेल्सियस है, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होगा। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ चेतावनी दे रखी है हमको डॉक्टरी थर्मामीटर के लिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तुओं का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। डॉक्टरी जो थर्मामीटर को धूप अथवा आग के से बचाए रखना चाहिए। ऐसा करने से अगर हम इसको आग या धूप के संपर्क में लाते हैं तो यह टूट जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम 42 डिग्री सेल्सियस अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री होता है। अब हम देखते हैं प्रयोगशाला तापमापी। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए हम अन्य तापमापी का उपयोग करते हैं। ऐसे ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। इसके आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए। इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर क्रिया 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था। ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी जो सबसे नीचे वाला ताप होगा। अब हम देखते हैं विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी का उपयोग किया जाता है। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए हम अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं आगे। आइए अब हम देखते हैं कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। देखते हैं अब हम यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, प्रयोगशाला में तापमापी द्वारा जल के ताप को हम कैसे मापते हैं। ये हमारा क्या है, प्रयोगशाला में तापमापी द्वारा हम ताप का मापन कर रहे हैं। तो हमारा तापमापी, किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसके पारे के तल की गति को देखिए। अब तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं?
संभव कारणों पर चर्चा कीजिए। हम देखते हैं कि हम सभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि सभी तापमापी से हम ताप को मापते हैं, लेकिन हम यह देखते हैं कि क्या सभी का तापमान एक जैसा है या फिर उसमें कुछ अलग भी है, भिन्नताएं हैं। अब हम देखते हैं प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियां अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जाना चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं, तथा तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना बर्तन बल्ब की और दीवारों को नहीं छूना चाहिए। जैसे जो हमारा बल्ब है वो बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए। सबसे पहले जो हमारा तापमापी होता है हमको उसको क्या करना चाहिए, ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, वो कभी तिरछा नहीं होना चाहिए। और जो हमारा तापमापी होता है वो जिस भी पदार्थ का हम ताप माप रहे हैं वो उसमें पूरी तरीके से डूबा हुआ होना चाहिए। और फिर उसके बाद में जो हमारा बल्ब रहता है वो बर्तन की दीवारों को छूना नहीं चाहिए। अब हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप 4.5 करके। किसी बीकर या मग में थोड़ा सा जल लीजिए, तापमापी के जल को बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप को नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते पारे का जल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि आपके शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, जो हम यहाँ पर तब हम हमारा ताप मापते हैं तो क्या करते हैं, हमको तापमापी को अपने मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजना के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालने के बाद पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता। किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। अब बल्ब के पास कोई विभग या किंक देखते हैं। यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, ये क्या दिखाई दे रही है, हमको कोई विभंग या किट दिखाई दे रही है। डॉक्टरी थर्मामीटर का एक विभंग होता है। विभंग का लाभ क्या लाभ है, यह पारे के तल को अपने नीचे गिरने से रोकता है। क्या करता है, नीचे गिरने से रोकता है। अब हम देखते हैं यहाँ तापमापी पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यधिक कठिन है। आजकल अंकित तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिजिटल थर्मामीटर है। ऊष्मा का स्थानांतरण। अब हम देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है, ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु की से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। अब हम देखते हैं इसके लिए ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित हुई है। इसके लिए हम क्रियाकलाप 4.6 करते हैं। एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होना चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरों को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। हमको ये क्या दिखाई दे रही है कि छड़ दिखाई दे रही है। हमने इस पे क्या लगाए, यहाँ पर मोम के टुकड़े लगाए। किसी धातु की पट्टी में ऊष्मा स्थानांतरण का अध्ययन कर रहे हैं हम। मोम के टुकड़ों का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं, कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है। अब हम ये भी देखते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे हम क्या कहते हैं, चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रिय चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्ती से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं। अब हम यहाँ क्रियाकलाप 4.7 करके देखते हैं।
किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी डिवाइजर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरों को छूकर देखिए। अपने प्रेक्षणों में इसे नोट कीजिए। अब हमको यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है हम उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हो सकते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, तांबा। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देता उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है ये इसका पता लगाते हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 4.8। गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रख कर इसे गर्म कर सके। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षण को नोटबुक में नोट करिए तथा कुछ देर बाद आप देखते हैं कि एक चित्र भी बनाइए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका एक चित्र भी बना सकते हैं। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है तथा गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उस स्थान पर आ जाता है। जब हम देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जल को गर्म करते तो जो नीचे वाला जल गर्म करता होता जाता है तो फिर वहां पर जो ठंडा जल है वो वहां पर आकर के उसका स्थान ले लेता है। फिर यहाँ जल भी गर्म होकर उठता है तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, जल में ऊष्मा का संवहन हो रहा है। जैसे ही जो गर्म का थोड़ा सा जल गर्म होता है वो ऊपर उड़ जाता है और बाकी का जो ठंडा जल है उसकी जगह घेर लेता है। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाता है। ऊष्मा स्रोत के पास वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि हम क्रियाकलाप 4.2 पर इसका विचार कर सकते हैं कि यह कब तक चलती है प्रक्रिया। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 4.9। एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्मी का अनुभव करता है, ऐसा क्यों है? अब हम देखते हैं कौन सा हाथ अधिक गर्मी का अनुभव करता है। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले नहीं। अब हम देखते हैं, ध्यान दीजिए कि ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्म होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, हमारा समुद्र समीर है। यह समुद्र समीर है, यह ठंडा और गर्म। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये कौन सा हमारा अनुभव करते हैं कि तथापि पार्श्व वायु का संवहन गर्म नहीं हो पाती, इसलिए वायु लो के ऊपर वायु जैसी गर्म नहीं लगती है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल धरती या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी स्थल की वायु बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है और समुद्र की जो वायु है वो कहाँ आ जाती है, उसका स्थान ले लेती है। इसे हम क्या कहते हैं, समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। अब हम देखते हैं थल समीर। थल समीर कैसा होता है, पहले गर्म होता है फिर ठंडा। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है, यह थल समीर कहलाती है। इस परिघटना को दर्शाइए। जैसे कि हमने देखा पहले, क्या रात्रि के समय क्या होता है कि जो गर्म हवा, पहले तो सुबह हम देखते थे कि समुद्र समीर में क्या हो रहा था,
कि गर्म हवा समुद्र की तरफ बह रही थी और उधर से ठंडी हवा आ रही थी। लेकिन थल समीर में क्या होता है, गर्म हवा, जो ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है और उधर से गर्म हवा हमको आती दिखाई देती है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा हस्तांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही प्रवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही प्रवेश को ऊष्मा देता है तथा इसमें ऊष्मा ग्रहण करता है। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? अब हम देखते हैं सर्दियों तथा गर्मियों को हमारे पहनने वाले वस्त्रों के प्रकार। अब हम देखते हैं सर्दी में हम कौन से वस्त्र पहनते हैं और गर्मी में कौन से वस्त्र हम पहनते हैं। हम जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंगों का वस्त्रों का उपयोग करते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, हम इसका पता लगाते हैं कि हम ऐसा करना क्यों पसंद करते हैं। सबसे पहले हम यह क्रियाकलाप 4.10 करके देखते हैं। टीन के एक जैसे दो डब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे पृष्ठ को सफेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में ताप अधिक होता है और किस डिब्बे में का ताप कम होता है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों के तापमान में अंतर अनुभव कर सकते हैं। काले तथा सफेद पृष्ठ के 2 बर्तन। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्रियाकलाप 4.11। क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का तापमान समान दर से कम हुआ है? इस क्रियाकलाप से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं। अब हम देखते हैं सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी होते हैं। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जोड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे? याद रखिए कि दोनों कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन का विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव ना पड़े? भवन की बाहरी दीवारों को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। तो हमारा यहाँ पर ये चैप्टर्स कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर इसके कुछ प्रमुख शब्द देखते हैं, जैसे कि हमारा सेल्सियस स्केल है, चालन है, चालक है, संवहन है, कुचालक है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी है, ऊष्मारोधी है, थल समीर, समुद्र समीर, विकिरण, तापमापी, थर्मामीटर, अंकी तापमापी और पूतिरोधी। अब हमने इन सभी शब्दों के अर्थ अच्छे से समझ लिए। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। किसी वस्तु की उष्णता कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है।
तापमापी वह युक्ति है जिससे हम ताप माप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु की दूसरे वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होती है: चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा। ठोसों में ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें हम ऊष्मा का चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी ट्रैप होती है। तो हमने इसका सारांश भी देख लिया है। अब हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।